Good morning, everyone. I, Dr. Archana Singh, Assistant Professor, Department of Political Science, L&T College, BRA Bihar University, Muzaffarpur. Today, I will discuss about realism theory in international relation. यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यथार्थवाद सिद्धांत किस तरह के दृष्टिकोण की व्याख्या करता है। हमने प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल रिलेशन है क्या, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है क्या इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिक्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसका हमने डिस्कशन किया हुआ था। आज मैं डिस्कशन करूंगी, मेन जो मेरा फोकस पॉइंट है वो मॉर्गेनथाउ की रियलिज्म थियरी पे है। लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जब यथार्थवाद का उदय होता है तो वो किन परिस्थितियों में होता है या किन किन थ्योरी को यथार्थवाद रिजेक्ट करता है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे, अगर इंटरनेशनल रिलेशन के आप अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़े होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आदर्शवादी सिद्धांत। तो आदर्शवाद, आदर्शवाद जैसा शब्द है, आदर्शवाद से क्या निकलता है कि आदर्श, जहाँ पे हमें वैल्यू की कहीं ना कहीं बात होती है, जहाँ पे हम नैतिकता की बात करते हैं। तो आइडियलिज्म एक आइडिया है, एक विचार है। वो इंटरनेशनल सोसाइटी में यह देखने का प्रयास करता है कि जो ग्लोबल सिनेरियो है उसमें व्यवस्थाएं किस प्रकार से होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो मानता है, वर्ल्ड पीस की बात करता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, कोऑपरेशन की बात करता है, पीस की, प्रॉस्पेरिटी की, डेवलपमेंट की बात करता है। और साथ ही साथ ये मानता है कि ऐसा वो बिल्कुल ये नहीं कहता कि इंटरनेशनल रिलेशन में वॉर जैसी सिचुएशन नहीं है। वो मानता है कि वॉर जैसी सिचुएशन है, लेकिन इस वॉर को हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से या ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से या पीस के माध्यम से कहीं ना कहीं उस चीज़ को हम रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उनका जो फोकस पॉइंट है वो इंटरनेशनल वैल्यूज़, लॉ, कोऑपरेशन, डेमोक्रेसी पे है। तो रियलिज्म की थियरी क्या है, जैसे हम एक एग्जांपल छोटा सा दें कि ये पेन है, तो पेन मुझे दिखाई दे रहा है, यानी इसकी रियलिटी ये है। तो रियलिज्म ये एक्सेप्ट करता है कि जो चीज़ हमें दिखाई दे रहा है, जिस चीज़ को हम महसूस कर रहे हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग थियरी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये क्या है इस बात पे फोकस करता है, जबकि आइडियलिज्म ये सोचता है कि क्या होना चाहिए। यानी एक तरीके से जो उसका थॉट है पूरी तरीके से यूटोपियन थॉट पे आधारित है। तो रियलिज्म की थियरी इसी चीज को रिजेक्ट करती है। वो ये कहती है कि इंटरनेशनल सोसाइटी या वर्ल्ड सिनेरियो या वर्ल्ड अफेयर्स में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसका इम्पैक्ट स्टेट के ऊपर है, इंटरनेशनल सोसाइटी के ऊपर है, उसी के आधार पे, उसी को बेस बना के वो इंटरनेशनल रिलेशन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जब हमने बात किया रियलिज्म थियरी की, तो हमने प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस किया था कि रियलिज्म जो है दो पार्टों में डिवाइड है। पहला है क्लासिकल रियलिज्म एंड देन सेकंड है न्यू रियलिज्म, जिसको हमने स्ट्रक्चरल रियलिज्म के तौर पे डिफाइन किया है। अब हम क्लासिकल रियलिज्म की बात करें तो इसके की थिंकर्स है थ्यूसिडाइडस। इनकी बुक है हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर। इस पुस्तक में उन्होंने यथार्थवाद का ऐसा चित्रण प्रस्तुत किया था जिसमें पावर पॉलिटिक्स की बात की थी, वॉर की बात की थी, उन्होंने स्ट्रगल की की थी, और साथ ही साथ इंटरेस्ट की बात की थी। उन्होंने माना था कि उस समय एथेंस और स्पार्टा की जो कंडीशन थे वो कहीं न कहीं इस बेसिस पे जनरेट या रेगुलेट हो रहे थे कि जो पावरफुल कंट्रियाँ थी या पावरफुल सिटी स्टेट, ग्रीक सिटी स्टेट की बात करते हैं, तो जो पावरफुल स्टेट था, सिटी स्टेट था, वही डोमिनेट करता था। तो इन्होंने ये माना कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो स्ट्रगल है, जो पावर है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक्चुअली में वही एग्जिस्ट करता है। देन उसके बाद क्या कहते हैं कि निकोलो मैकियावली, उनकी पुस्तक का नाम है द प्रिंस। प्रिंस के अंतर्गत उन्होंने यह डिफाइन करने का प्रयास किया कि उन्होंने आप जब वेस्टर्न थिंकर को आप पढ़ते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि ये बात करते हैं कि लॉयन एंड
फॉक्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि कहीं न कहीं जो स्टेट या फिर जो गवर्नमेंट की संरचना स्ट्रक्चर जो बनती है, उसमें क्या है कि जो राजा होता है, जो किंग होता है, जो शासक होता है, उसमें शेर जैसी जो गुण होने चाहिए और फॉक्स जैसे ही चालाकी होनी चाहिए। यानी वो भी कहीं न कहीं स्टेट के अंतर्गत इंटरेस्ट की बात करते हैं या ह्यूमन नेचर के स्वार्थ, उसके सेल्फ की बात करते हैं। उसी तरह थॉमस हॉब्स लेवियाथन में वो मानते हैं कि उन्होंने स्टेट की संरचना कैसी होती है। वो बोले कि एक आदिम समाज की तरफ जाते हैं। वो बोलते हैं कि जहाँ पे स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सोसाइटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई नेचुरल लॉ का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो मनुष्य है, उन मनुष्यों की सुरक्षा कैसे की जाए। तो उन्होंने ये डिफाइन किया, आप लोग पढ़े होंगे, कि कैसे हम आपस में मिलजुल कर ये एक जगह कंसर्न बनाते हैं कि हम एक स्टेट की संरचना करते हैं जो हमारे आत्मरक्षा के अधिकार को लेता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सेल्फ जो है एक दूसरे से जब टकराते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा होती है, और रूल्स और रेगुलेशन के अभाव में उस सोसाइटी को हम कैसे एक प्रॉपर डिसिप्लिन में बनाए रखें, इस पे सबसे ज़्यादा इन्होंने बल दिया था। उसके बाद कौटिल्य जो इंडियन थिंकर है, उन्होंने अर्थशास्त्र में बताया था कि जब शासन व्यवस्था की संरचना की ये बात करते हैं तो वो कहते हैं कि माइट इज़ राइट, यानी कहने का मतलब कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका तात्पर्य ये होगा कि जैसे वो छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक जल पानी की नदी है, तो उसमें क्या है, जो मछली होती है, बड़ी मछली कहीं ना कहीं छोटी मछली को खा जाती है। इसी तरह सोसाइटी की और हमारे राज्य की संरचना भी ऐसी है कि जो पावरफुल रहेगा अल्टीमेटली वहीं पे शासन करेगा। फिर उसके बाद इंटरनेशनल सोसाइटी में हैंस जे मॉर्गेनथाउ, जिनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, 1948 में प्रकाशित हुई थी। तो इनकी पुस्तक उस समय आई जिसमें उन्होंने रियलिज्म थियरी को आधार बनाया, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड हो चुका था। उनका मानना था कि जो आइडियलिज्म जिस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करता है, कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात करता है, इंस्टीट्यूशंस की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, और उस समय नेशन स्टेट राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, तो कौन सी वैसी परिस्थितियां थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म हुआ। अगर वास्तव में पीस स्टेबिलिटी रहती तो वॉर जैसी सिचुएशन पैदा ही नहीं होती। इसलिए 1948 में जो इंटरनेशनल सोसाइटी में जो जो इवेंट्स हो रहे थे उस समय, उसी इवेंट्स को उन्होंने आधार बना के यथार्थवाद की व्याख्या करने की कोशिश की। एंड देन नेक्स्ट है न्यू रियलिज्म। हमने शुरू में ही बोला कि रियलिज्म के दो पार्ट हैं, क्लासिकल रियलिज्म और न्यू रियलिज्म, जिसको हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहते हैं। इसके की थिंकर हैं केनेथ वॉल्ट, इनकी पुस्तक है थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और जॉन मियरसाइमर हैं, इनकी है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। इसको हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं क्लासिकल रियलिज्म। क्लासिकल रियलिज्म यानी शास्त्रीय यथार्थवाद। इसके जो प्रोमिनेंट थिंकर हैं वो हैंस जे मॉर्गेनथाउ है। इनकी पुस्तक है पॉलिटिकल अमंग नेशंस। अब हम समझते हैं कि बेसिक आइडिया ऑफ रियलिज्म, यानी कि कौन से ऐसे मतलब विचार हैं जिस पे क्या कहते हैं कि रियलिज्म थियरी काम करती है। तो पहला है ह्यूमन नेचर, कॉन्फ्लिक्ट है, वॉर है, सर्वाइवल स्टेट है और नेशनल सिक्योरिटी है। ह्यूमन नेचर की बात करते हुए मॉर्गेनथाउ ने बताया कि ह्यूमन नेचर कैसा है। ह्यूमन नेचर अपने सेल्फ की बात करता है, अपने इंटरेस्ट की बात करता है, और कहीं ना कहीं वो सोचता है कि अल्टीमेटली हम पावर को कैसे गेन करें। और पावर को गेन करने के पीछे उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अपनी सिक्योरिटी को, मैक्सिमम सिक्योरिटी को बढ़ाना। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या मनुष्यों के अंदर सिर्फ स्वार्थ है, क्या मनुष्यों के अंदर नैतिकता नहीं है। तो इनका तर्क था कि ऐसा नहीं है कि मनुष्य नैतिक प्राणी नहीं है, लेकिन जहाँ पे कहीं ना कहीं कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात होती है, वहाँ पे हम किसी एक सीमा तक मॉरल हो सकते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी का क्या मतलब होगा, जैसे इन्वायरमेंटलिज्म की बात हो, टेररिज्म की बात हो या ह्यूमन राइट्स की बात हो, फिर भी कहीं ना कहीं इनका मेन फोकस है कि अल्टीमेटली जो मनुष्य का नेचर होता है वो सेल्फ से भरा होता है। इसलिए ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग ही स्टेट को डिफाइन करने की वो कोशिश करते हैं। ह्यूमन नेचर, अगर मान लीजिए सिंपल स्टेट की संरचना कैसे होती है, आप लोगों ने एरिस्टोटल के
थॉट को पढ़ा होगा, वो कैसे कहते हैं कि जो राज्य का क्या है, विकास का परिणाम होता है। पहले आपका परिवार बनता है, फिर गांव बनता है, फिर सोसाइटी बनती है, फिर स्टेट बनता है। तो उनका मानना था कि जब मनुष्य सेल्फ से भरा होगा, तो सेल्फ से भरा होने के कारण जिस स्ट्रक्चर की रचना करेगा वो कहीं ना कहीं उसमें सेल्फ की प्रधानता होगी, प्राथमिकता होगी। तो ह्यूमन नेचर को उन्होंने बेस मानकर स्टेट को डिफाइन किया और कहा कि स्टेट का जो अल्टीमेटली गोल होता है वो अपने इंटरेस्ट को बढ़ाना होता है। जब मनुष्य चाहे जब स्टेट अपने इंटरेस्ट को बढ़ाएगा यानी नेशन के इंटरेस्ट को बढ़ाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये मानती है कि स्टेट ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल स्टेट की बात करते हैं, वो सोसाइटी बोलते हैं कि सोसाइटी क्या है कि कई राज्यों से और कई देशों से मिलकर बना हुआ है। तो वो बोलते हैं कि जब इंटरेस्ट के बीच में टकराहट होगी तो डिस्प्यूट होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, और कॉन्फ्लिक्ट जब होगा तो कहीं ना कहीं वॉर की कंडीशन उत्पन्न होगी। जैसा कि अभी वर्ल्ड सोसाइटी में कंटेम्प्रेरी समय में आप देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, इजराइल हमास की समस्या। कहने का मतलब कि इंटरनेशनल सोसाइटी जो जनरेट करती है, जो सस्टेन करती है, उसमें वॉर और कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। और कहीं न कहीं जो ये वॉर या कॉन्फ्लिक्ट होता है नए नए आइडियाज़ को जन्म देता है। फिर सर्वाइवल स्टेट की बात करते हैं। उन्होंने ये डिफाइन कर दिया ह्यूमन नेचर इंटरेस्ट की बात करेगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट करेगा तो वॉर होगा। अब सर्वाइवल स्टेट की क्या बात करते हैं। इनका मानना है कि सर्वाइवल स्टेट का मतलब ये है कि इंटरनेशनल सोसाइटी में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। इट मीन्स कि हमें अनुशासित करने के लिए, हमें रेगुलेट करने के लिए कोई ऐसी संस्था नहीं बनी है जो सभी स्टेटों पे बाध्य हो। तो ऐसी स्थिति में स्टेट का क्या कंसर्न, प्राइमरी कंसर्न होगा कि अपने आप को सर्वाइव करना, और सर्वाइव करने के लिए उसको अपने इंटरेस्ट को बढ़ाना होगा, पावर को गेन करना पड़ेगा, और कॉन्फ्लिक्ट वॉर जैसे सिचुएशन को भी हैंडल करना पड़ेगा। अब फिर उन्होंने फिफ्थ पॉइंट पे उन्होंने डिफाइन किया नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी को बताते हैं कि अल्टीमेटली जो हमारा मेन गोल होता है कहीं ना कहीं अपने नेशन की सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करना होता है। हम हमारे इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे, हम कॉन्फ्लिक्ट करेंगे या फिर हम सर्वाइव करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या होगा, सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं मैक्सिमाइज करना। और सिक्योरिटी से यहाँ इनका मतलब है कि इसके कोर वैल्यू क्या होते हैं, जैसे हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना, अपनी संप्रभुता की रक्षा करना, अपनी अखंडता की रक्षा करना। नेक्स्ट है की कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिज्म। हमने पहले ही डिस्कस कर दिया कि नेशनल इंटरेस्ट जो कि मेन ऑब्जेक्टिव है, इस नेशनल इंटरेस्ट को हम कैसे अचीव करेंगे, यानी कि पावर क्या है, मीन्स के रूप में है। नेशनल इंटरेस्ट को अगर अचीव करना है तो हम पावर को ज़्यादा से ज़्यादा पावर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और अल्टीमेटली जो हमारा गोल होगा वो नेशन की सिक्योरिटी को बढ़ाना होगा। नेक्स्ट है हाँ, की एलिमेंट्स ऑफ रियलिज्म थियरी। इसके जो कि नेट के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और तमाम तरह के ऐसे कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं ये पूछा जाता है कि 3S जो है रियलिज्म थियरी के 3S को डिफाइन करिए। तो जैसे स्टैटिज्म का मतलब क्या हुआ कि जब रियलिज्म थियरी इंटरनेशनल सोसाइटी को जब डिफाइन करने का प्रयास करता है तो स्टैटिज्म का मतलब हुआ कि इसमें स्टेट सेंट्रिक धारणा को इम्पोर्टेंस देता है, यानी कि एक जो स्टेट है वो यूनिट्स के रूप में है इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर, और इसी के इर्द गिर्द जो इवेंट्स हैं वो होते रहते हैं। सर्वाइवल हमने पहले ही डिफाइन किया कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी न होने की वजह से स्टेट को स्वयं अपनी सुरक्षा की स्वयं जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, यानी स्वयं सुरक्षा, सेल्फ हेल्प का मतलब स्वयं सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है अब हैंस जे मॉर्गनथाउ ने किन प्रिंसिपल के थ्रू इंटरनेशनल सोसाइटी को डिफाइन करने का प्रयास किया है। तो इनके 6 प्रिंसिपल भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मॉर्गनथाउ ने जिन 6 सिद्धांतों की बात की वो क्या है। तो ये इनकी पुस्तक बेसिकली जो पॉलिटिक्स अमंग नेशंस है उसमें ये 6 प्रिंसिपल के माध्यम से इंटरनेशनल सोसाइटी को डिफाइन किया। इन्होंने पहला बताया कि पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव लॉज विच हैव रूट्स इन ह्यूमन नेचर, यानी कि जो राजनीति है वो एक पर्टिकुलर लॉ के थ्रू डिफाइन होती है जिसकी जड़ें क्या है, ह्यूमन नेचर में मौजूद होती हैं। तो हमने पहले ही बताया कि ह्यूमन नेचर जब सेल्फ से भरा होगा तो सेल्फ के अकॉर्डिंग ही, मतलब कि मनुष्य स्वार्थी है, उस स्वार्थ को लेके ही स्टेट की संरचना होगी, और स्टेट क्या करेगा, कहीं ना कहीं ह्यूमन
नेचर से ही गाइड होता है। सेकंड उन्होंने बताया कि नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन इन टर्म्स ऑफ नेशनल पावर। वो बोलते हैं कि नेशनल पावर क्यों हम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अपने नेशन के इंटरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए। और अल्टीमेटली इंटरनेशनल सोसाइटी या स्टेट के अंतर्गत नेशन का जो स्टेट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि इंटरेस्ट इज़ ऑलवेज डायनेमिक। कहने का मतलब ये है, इसमें मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि ऐसा नहीं कि हमारे हित जो है वो उसमें परिवर्तन नहीं होते हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल दे देंगे कि इंडिया ने न्यूक्लियर पॉलिसी बनाई अपनी स्वतंत्रता के बाद। तो उसकी पॉलिसी क्या थी कि हम पहले किसी कंट्री के ऊपर वॉर नहीं करेंगे। लेकिन अब की सिचुएशन आप देखिए कि इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया है कि अगर हमें ये फील होता है कि कोई कंट्री हमारे ऊपर वॉर कर सकती है, तो हम उसका, ऐसा नहीं कि हम वेट करेंगे, हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। कि कहीं ना कहीं अपने वो न्यूक्लियर पॉलिसी के अंतर्गत वो रियलिटी को प्राप्त करिए, यानी अपनी जो नेशन की सिक्योरिटी है उसको प्राइम कंसर्न मान रही है। तो कहने का मतलब कि इंटरेस्ट क्या है, समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे ग्लोबलाइजेशन आया, तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या है कि जो वर्ल्ड एक विलेज के रूप में कन्वर्ट हुआ, तो हम आज क्या कर रहे हैं कि अपने इकोनॉमिक बेनिफिट को या इकोनॉमिक रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। आज हम क्या है कि इंडिया क्या है, रसिया के साथ भी अपने संबंधों को मेंटेन कर रही है, यूएस के साथ भी अपने संबंधों को मेंटेन कर रही है, और चाइना के साथ वॉर होने की वजह से भी आज आप सबसे ज़्यादा देखेंगे कि ट्रेड किसके साथ है, चाइना के साथ। यानी वॉर अपनी जगह है, और जहाँ पे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है या इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात है, हम उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट मॉरल प्रिंसिपल कैन नॉट बी अप्लाइड टू पॉलिटिक्स। इनका मतलब है, कहने का मतलब कि जिस जो आइडियलिज्म की थ्योरी ये मानती है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति की मॉरलिटी या डेमोक्रेसी हुआ या वर्ल्ड लॉ की जो बात, इंटरनेशनल लॉ की जो बात करते हैं, कोऑपरेशन की बात करते हैं, वो कोऑपरेशन क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स पे अप्लाइड नहीं होती है। क्योंकि अगर हम कोऑपरेशन की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने नेशन के इंटरेस्ट को हम पीछे छोड़ देंगे। डिफरेंस बिटवीन मॉरल एस्पिरेशन ऑफ नेशंस एंड द यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल। वो बोलते हैं कि क्या कहते हैं कि जो स्टेट के मॉरल प्रिंसिपल होते हैं और यूनिवर्सल जो मॉरल प्रिंसिपल होते हैं उसमें अंतर होता है। नेक्स्ट है जो लास्ट है इनका, ऑटोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इनका मानना है कि जो पॉलिटिक्स होता है, जो राजनीति होता है, ऐसा नहीं है कि वो अन्य विधाओं से या फिर अन्य क्या कहते हैं डिसिप्लिन से प्रभावित नहीं होता है। लेकिन पॉलिटिक्स का अल्टीमेटली गोल क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है और वॉर होता है, और कहीं ना कहीं पावर को अचीव करना होता है। यानी उसके स्टडी का जो सेंटर होता है रियलिज्म थियोरी के अकॉर्डिंग टू रियलिज्म थियोरी, कि पॉलिटिक्स का जो अल्टीमेटली प्राइमरी कंसर्न होता है वो पावर और स्ट्रगल होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगी न्यू रियलिज्म थियरी और स्ट्रक्चरल रियलिज्म थियरी। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक था।